हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 11th पार्ट ऑफ द क्वेश्चनर। इस वीडियो में आज हम सीटेट दिसंबर 2019 साइंस पेपर 2 के 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो द क्वेश्चन नंबर 66 इज X is a chemical present in our stomach and it is necessary for digestion of food. When X is secreted in excess, it causes health problem like indigestion. Y is a chemical used to treat this condition. What could be X and Y? दिसंबर 2019 में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है, सबसे पहले बताया गया कि एक X केमिकल है जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट है, ठीक है, और ये फूड के डाइजेशन के लिए जरूरी है। लेकिन जब यही X केमिकल एक्सेस में थोड़ी ज़्यादा अमाउंट में स्टमक में रिलीज हो जाता है तो ये हेल्थ प्रॉब्लम लेके आता है, जैसे कि इंडाइजेशन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक वाई केमिकल लेते हैं, ठीक है, उस वाई केमिकल के साथ इसे ट्रीट करते हैं इस कंडीशन को। तो अब पूछा गया है कि वो एक्स और वाई क्या हो सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है कि जब हम कहते हैं कि हमारे स्टमक के अंदर एसिडिटी हो गई है तो क्या होता है, स्टमक जो है HCl रिलीज करता है और वो HCl हमारे फूड के डाइजेशन के लिए जरूरी है। जब वो HCl एक्सेस में रिलीज कर देता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तब हमारे स्टमक में एसिडिटी हो जाती है, जिससे इनडाइजेशन होता है, इरिटेशन होती है, जलन होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो हमें पता लगता है कि जो X केमिकल है हमारा वो क्या है, एसिड है। कौन सा एसिड है, HCl एसिड, ठीक है। तो आप अपने ऑप्शंस देखिए। फर्स्ट में कह रहा है X इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट कैन बी फाइन। सेकंड में कह रहा है X इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एसिड नहीं है, क्या हमारे स्टमक के अंदर रिलीज नहीं होता। थर्ड में कह रहा है X इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी पॉसिबल है। फोर्थ में कह रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पॉसिबल कौन से हो गया, तो फर्स्ट वाला या फिर थर्ड वाला, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसमें क्या कहा है कि Y एक ऐसा केमिकल है जिसके साथ हम इसे ट्रीट करते हैं और ये इंडाइजेशन या एसिडिटी खत्म हो जाती है। तो Y पॉसिबली एक बेस हो सकता है, ठीक है। कौन सा बेस होगा यहाँ पे, वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका फॉर्मूला होता है MgOH होल ट्वाइस, ठीक है। ये एक तरह का माइल्ड बेस है जो इस एसिडिटी को ट्रीट करता है। सिर्फ स्टमक के अंदर उतना ही एसिड रिलीज होता है जितना एक फूड के डाइजेशन के लिए जरूरी है। एक्स्ट्रा जो एसिड है वो ये वाला बेस उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो जो वाई केमिकल है वो क्या होगा, हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। तो हम देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है वाई है सोडियम कार्बोनेट, जो कि नहीं हो सकता, ठीक है। और थर्ड में कह रहा है वाई इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, पॉसिबली है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज थर्ड वन, फर्स्ट नहीं हो सकता है। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हियर, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। So the question number 67 is, in which of the following processes bacteria is not used? दिसंबर 2019 में पूछा जा चुका है। पूछा गया है क्वेश्चन में कि चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो बैक्टीरिया का यूज नहीं करता। तो पहला है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही बनने में। सेकेंड है ब्रेड को बेक करने के अंदर। थर्ड है फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन, कि गन्ने के रस का जब हम फर्मेंटेशन करते हैं, अल्कोहल बनाते हैं, उस प्रोसेस के अंदर। या फोर्थ है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, फिक्सेशन करते हैं उस प्रोसेस में, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। देखिए फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, इसके अंदर कौन सी बैक्टीरिया यूज होती है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। तो यहां पे यूज हो रही है बैक्टीरिया। सेकेंड जो है दैट इज बेकिंग ऑफ ब्रेड, ब्रेड की बेकिंग के अंदर जो यूज करते हैं वहां पे हम बैक्टीरिया ना यूज करके बल्कि यीस्ट का यूज होता है, ठीक है। थर्ड जो है दैट इज फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन जूस, शुगर केन जूस गन्ने के रस का जब हम फर्मेंटेशन करते हैं अल्कोहल बनाने के लिए, वहां पर भी बैक्टीरिया का यूज होता है जिसका नाम है ज़ाइमोमोनाज, ठीक है। और जो फोर्थ वन है नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसके अंदर भी हम बैक्टीरिया का यूज करते हैं जिसका नाम है राइजोबियम। तो यहां से हम देख पा रहे हैं सिर्फ सेकंड ऑप्शन जो है आपका बेकिंग ऑफ ब्रेड, वहां पे हम यीस्ट का यूज कर रहे हैं, बैक्टीरिया का नहीं। बाकी तीन प्रोसेसेस में बैक्टीरिया है। और क्वेश्चन में आपसे पूछा जा चुका है क्या, कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरिया का यूज नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सेकंड वन, बेकिंग ऑफ ब्रेड। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो द क्वेश्चन नंबर 68 इज,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट, अन्य से कौन सा भिन्न है, अलग कौन सा इन सब में से, ठीक है। दिसंबर 2019 में पूछा जा चुका है सीटेट में ही। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, डिफोरेस्टेशन, डिजर्टिफिकेशन, इरोजन या कंजर्वेशन। तो हर एक का एक बार मीनिंग देख लेते हैं क्या होता है, उसके बाद हम इजीली आर्टिकुलेट कर पाएंगे हमारा आंसर क्या है। सबसे पहले डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है कटिंग ऑफ ट्रीज, या फिर फॉरेस्ट की कटिंग कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें क्या है, पेड़ों का कटाव हो रहा है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है, क्या कह रहे हैं, डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारी सॉइल है उसकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो रही है, डेजर्ट बन रहा है, ठीक है। रिडक्शन ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल, फाइन। थर्ड कह रहा है इरोजन। इरोजन का सिंपल सा मतलब होता है कि कई बार क्या होता है, मिट्टी का कटाव होता है। कैसे, कई बार हवा के थ्रू हो सकता है वो चीज़, विंड के थ्रू, या फिर बारिश होती है उसके थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। तो इरोजन का मतलब है मिट्टी का अपरदन, ठीक है। तो सिंपली मैं लिख सकती हूँ वियरिंग अवे ऑफ सॉइल, इट कैन बी बाय विंड, बाय स्नो और बाय रेनफॉल, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, मिट्टी का कटाव हो रहा है। फोर्थ ऑप्शन जो है वो कह रहा है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब है प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, किसी चीज को एक्सप्लॉइट होने से बचाना, ठीक है। तो यहां इसका मतलब बचाव कर रहे हैं हम, ठीक है, कंजर्व कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हो पहले 3 में क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं चीजें जा रही हैं, मतलब कटिंग हो रही है, रिडक्शन हो रही है, रिमूव हो रही है सॉइल की लेयर, ठीक है। लेकिन जो फोर्थ है उसके अंदर क्या हो रहा है, प्रिजर्वेशन है, हम बचाव कर पा रहे हैं। तो हमें पता है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ वाला कंजर्वेशन। कंजर्वेशन जो है बाकी तीनों से डिफरेंट है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज फोर्थ। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द क्वेश्चन नंबर 69 इज द फंक्शन ऑफ गिल्स इन फिश इज टू, कि जो गिल्स होते हैं फिश के अंदर, मछलियों के अंदर, ठीक है, उनका क्या यूज है, क्या फंक्शन है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, क्या हो सकता है, टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, कि हवा से ऑक्सीजन ले। सेकंड है एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन वाटर, कि पानी के अंदर जो पोषक तत्व, जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं उनको एब्जॉर्ब करना। या थर्ड ऑप्शन है एब्जॉर्ब डिजोल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, कि पानी में जो घुलनशील या घुली हुई ऑक्सीजन है या गैसेज हैं उनको एब्जॉर्ब करना, ठीक है। या फोर्थ ऑप्शन दिया एक्सक्रीट वेस्ट इनटू द वाटर, कि जो वेस्ट मटेरियल है, खाने पीने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल है उस सबको एक्सक्रीट कर देना, ठीक है, उस सबको बाहर निकाल देना पानी के अंदर। तो 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए जो गिल्स होते हैं उनका पर्पस क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का एक्सचेंज करना, ठीक है। लेकिन फिश जो है वो किस में रहती है, पानी में। तो क्या करेगी वो, कोई भी गैस अगर एक्सचेंज करेगी, सांस लेगी, ठीक है, ब्रीद इन करेगी या ब्रीद आउट करेगी, तो वो पानी के अंदर ही करेगी। तो पानी के अंदर वो क्या करती है, जो डिजोल्ड गैसेस होती है, जो डिजोल्ड ऑक्सीजन होती है, वो उसी को ही इनटेक करती है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज थर्ड वन, इट एब्जॉर्ब डिजोल्ड ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। वाटर के अंदर जो घुली हुई ऑक्सीजन है, जो गैसेस है, उसी को ही फिश जो है अपने गिल्स के थ्रू लेती है। तो गिल का ये फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज थर्ड वन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो द क्वेश्चन नंबर 70 इज मंजुला इज ऑब्जर्विंग हर इमेज इन अ प्लेन मिरर। मंजुला अपनी इमेज को देखती है, ठीक है, प्लेन मिरर के अंदर। द डिस्टेंस बिटवीन हरसेल्फ एंड द मिरर इज 5 मीटर। 5 मीटर की डिस्टेंस है उसके और उस मिरर के बीच में, ठीक है। अब क्या कह रहे थे, शी मूव्स 1 मीटर टूवर्ड्स द मिरर। 1 मीटर वो मिरर की तरफ बढ़ती है। और पूछा क्या गया है, द डिस्टेंस बिटवीन हरसेल्फ एंड हर इमेज नाउ इज, उसके और उसकी इमेज जो अब बनी है 1 मीटर मूव करने के बाद, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। सीटेट दिसंबर 2019। इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने के लिए हम एक डायग्राम का यूज करते हैं, इसको डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। देखिए प्लेन मिरर है, तो यहां कहीं मंजुला खड़ी है, ठीक है।
इसके और मिरर के बीच में जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर्स की है, जैसा कि हमें दिया गया है। ठीक है, तो एक स्वाभाविक सी बात है, प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज बनेगी वो भी इक्वल ही डिस्टेंस पे बनेगी मिरर के साथ। मतलब ये जो मिरर है, m से इसको मैं डिनोट कर देती हूँ, m और मंजुला की इमेज जो बनी है इसके बीच की डिस्टेंस भी कितनी होगी, 5 मीटर्स ही होगी। ठीक है, सिंपल। अब आगे क्या कह रहा है कि शी मूव्स 1 मीटर टूवर्ड्स द मिरर। अब वो मूव करती है 1 मीटर मिरर के तरफ, तो यहां से वो 1 मीटर की डिस्टेंस उसने कवर की। अब वो यहां कहीं खड़ी है। ठीक है, अब जो यहां से इस पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस है वो 4 मीटर रह चुकी है, क्योंकि वो 1 मीटर मिरर की तरफ मूव कर चुकी है। तो मिरर से इस अब मंजुला की नई पोजीशन पे जब ये है, यहाँ की जो इमेज है वो कितनी होगी, डिस्टेंस कितनी होगी, 4 मीटर। ठीक है, ये 1 मीटर था। तो क्या होगा, देखिए, जब मंजुला 1 मीटर मिरर की तरफ बढ़ रही है तो उसकी इमेज भी तो 1 मीटर बढ़ेगी मिरर की तरफ। तो ये जो यहाँ पे अब थी तो अब कहाँ आ गई है, ठीक है, 1 मीटर वो टूवर्ड्स द मिरर आ गई है इमेज। ठीक है, तो अब इमेज और मिरर के बीच की जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, 4 मीटर, और ये कितनी थी, ये भी 4 मीटर ही। ठीक है ना। तो अब पूछा क्या गया है, द डिस्टेंस बिटवीन हर सेल्फ एंड हर इमेज। ये तो है हर सेल्फ, इसका खुद का, ठीक है, और हर इमेज, और ये है इसकी नई इमेज। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस पूछिए, आप इजीली आर्टिकुलेट कर सकते हैं, 4 + 4 = 8 मीटर्स। ठीक है, तो अपने ऑप्शन में आप देख लीजिए कौन सा करेक्ट है। थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर, 8 मीटर्स। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। So the question number 71 is, which of the following can be used to complete an electric circuit if one runs out of connecting wire? CTET दिसंबर 2019 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जिसका हम यूज कर सकते हैं अगर हमारी इलेक्ट्रिक सर्किट कहीं पे ब्रेक हो गई है, ठीक है, या कनेक्टिंग वायर हमारे पास नहीं है, तो उसकी जगह हम किसका यूज कर सकते हैं, किस मटेरियल का। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है। पहला है अ पेपर स्ट्रिप, क्या एक कागज की स्ट्रिप का यूज कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है अ रबर बेल्ट, क्या रबड़ की जो बेल्ट होती है उसका यूज करें। थर्ड है अ वुडन स्टिक, लकड़ी की स्टिक का यूज कर सकते हैं। या चौथा है ब्लेड, ब्लेड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, इलेक्ट्रिक करंट का कंटिन्यूअस पाथ जो है, ठीक है, उसी को इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। ऐसा पाथ जिसमें कोई रुकावट ना हो, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, सेल है, बल्ब है इसके अंदर, और जो ये वाला पाथ है, ठीक है, ये सारा, ये क्या है, कनेक्टिंग वायर्स हैं। कनेक्टिंग वायर्स ऐसी होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती हैं। तो अगर इन कनेक्टिंग वायर की कमी हो जाती है तो क्या होगा, हमें कुछ ऐसा ही इसके साथ इनको रिप्लेस करना पड़ेगा ताकि हमें कुछ ऐसा यूज करें जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हो। तो इन 4 ऑप्शन में से देख लीजिए जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 4th वन, ब्लेड। ब्लेड जो है ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है। ठीक है, जो मेटल है, और मेटल जो है गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की। तो 4th ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो द क्वेश्चन नंबर 72 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। 3 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, आपको बताना है कौन सी ट्रू है, कौन सी 2 या 1 या कौन सी ट्रू है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे नीचे दी गए हैं। पहले हम स्टेटमेंट्स को पढ़ लेते, क्या है। आयरन कैन रिप्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, सेकंड कह रहे हैं जिंक कैन रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और तीसरा कह रहा है कि कॉपर कैन रिप्लेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्या है इसके अंदर, बेसिक कंसेप्ट क्या है इसके पीछे, रिएक्टिविटी सीरीज। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज आती है, ठीक है, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं सीटेट के एग्जाम में या सभी टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट के एग्जाम में। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं अपनी रिएक्टिविटी सीरीज को। सबसे पहले आता है पोटेशियम, ये है मोस्ट रिएक्टिव। और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो क्या होता है, रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। जो यहाँ पे नीचे प्लेटिनम है ये लीस्ट रिएक्टिव है। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं एक बार देख लेते हैं।
पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, आयरन कैन रिप्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए आपके पास, अगर आपके पास दो मेटल्स दी गई हैं, मेटल ए और मेटल बी, ठीक है, मेटल ए मेटल बी को उसके सॉल्यूशन में से तब रिप्लेस कर सकती है जब मेटल ए मेटल बी से ज़्यादा रिएक्टिव हो। तो सिंपल सी बात यह है, ज़्यादा रिएक्टिव का मतलब है इस सीरीज में जो ऊपर आएगी वो ज़्यादा रिएक्टिव होगी, वही रिप्लेस कर सकती है, अगर नीचे आएगी तो वो रिप्लेस नहीं कर पाएगी। अब हम अगर बात करें आयरन और जिंक की, तो ये रहा आपका आयरन Fe और ये रहा आपका जिंक। अब देख लीजिए जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन के कंपैरिजन में, तो जिंक रिप्लेस कर सकता है आयरन को। इसका मतलब है आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में से आयरन को बाहर निकाल देगा, जिंक उसकी जगह आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन आयरन उतना रिएक्टिव नहीं है क्योंकि नीचे लाई करता है जिंक के। तो अब देखिए आयरन कैन रिप्लेस, तो आयरन कैन नॉट रिप्लेस, ठीक है, जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। आयरन रिप्लेस नहीं कर सकता, जिंक कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट गलत हो गई। अगला क्या कह रहा है, जिंक कैन रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब जिंक और कॉपर की बात हो रही है, ये रहा आपका जिंक और ये रहा आपका कॉपर। अब आप देख पा रहे हैं कि जिंक जो है कॉपर से ऊपर लाई कर रहा है, तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक जो है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को निकाल लेगा। तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को रिप्लेस कर सकता है जिंक, क्योंकि जिंक ऊपर है। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ट्रू है, यहाँ पे ट्रू हो जाएगी। ठीक, अब थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कॉपर कैन रिप्लेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। अब बात आ रही है कॉपर की और आयरन की। ये रहा आपका कॉपर और ये रहा आपका आयरन। अब देखिए कॉपर जो है वो आयरन से नीचे लाई करता है, तो इसका मतलब आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो आयरन रिप्लेस कर सकता है कॉपर को सॉल्यूशन में से, कॉपर नहीं कर सकता। ठीक है, कॉपर कैन नॉट। तो ये सॉल्यूशन, ये जो स्टेटमेंट है आपकी ट्रू नहीं है। तो यहाँ आपको देख पा रहे हैं कि आपकी तीनों स्टेटमेंट में से सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है जो ट्रू है, दैट इज B1। तो अपने ऑप्शंस देख लीजिए क्या क्या है, ओनली A, ओनली B, A एंड B या B एंड C। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सेकेंड वन, ओनली B। ठीक है, CTET दिसंबर 2019 में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। So the question number 73 is identify the correct statement। 4 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी करेक्ट है। CTET दिसंबर 2019 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन ये। तो देखो क्या कहा है पहले स्टेटमेंट में, क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन बी यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग लिक्विड्स। उबलते हुए जो लिक्विड्स होते हैं उनके टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ होता है, पहली स्टेटमेंट ये कहती है। तो सबसे पहले जानना जरूरी ये है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर होते क्या हैं। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज होते हैं। अब ये बॉडी टेम्परेचर किसके हो सकते हैं, ह्यूमन और एनिमल। और जो ये क्लिनिकल थर्मोमीटर होते हैं इनकी रेंज भी फिक्स्ड है, दैट इज फ्रॉम 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो पहली जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत होगी। बॉइलिंग लिक्विड्स के लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज नहीं होते हैं, सिर्फ बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए होते हैं। तो उसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, पहली तो गलत होगी, क्रॉस कर देते हैं इसके आगे। अगली स्टेटमेंट कहती है द रूम थर्मोमीटर्स हैव अ रेंज फ्रॉम 30 डिग्री टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। रूम थर्मोमीटर्स जो होते हैं उनकी रेंज क्या होती है, क्या ये 30 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड होती है? बिल्कुल नहीं। इसकी रेंज जो होती है दैट इज 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड ओनली। ठीक है, तो दूसरी स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो गई है। थर्ड स्टेटमेंट क्या कहती है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स हैव अ रेंज फ्रॉम 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। जो लेबोरेटरी में यूज होते हैं थर्मोमीटर्स, ठीक है, ऐसे थर्मोमीटर्स की रेंज क्या ये होती है? जी नहीं, इसकी रेंज ये बिल्कुल गलत है। जो रेंज होती है दैट इज -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड।
ठीक है। जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स होते हैं वो बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के अलावा हर चीज़ का टेम्परेचर मेज़र करते हैं, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट मेज़र करना, फ्रीजिंग पॉइंट मेज़र करना या अदर सब्सटेंसेस के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, ठीक है। तो जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसकी रेंज भी -10 डिग्री से 110 डिग्री तक है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो चुकी है। अगर हम फोर्थ स्टेटमेंट देखें तो क्या कहता है, द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्या मतलब कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर की जो रेंज है वो क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज से ज़्यादा है। तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। क्यों? क्योंकि लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज आप देख पा रहे हैं ये थी, ठीक है, और क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज है ये। तो ऑब्वियसली जो लेबोरेटरी की है वो कहीं ज़्यादा है किससे, क्लिनिकल की से, ठीक है। तो आपकी जो फोर्थ स्टेटमेंट है यही ट्रू है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज फोर्थ वन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 74 इज अ बस travels at a speed of 50 km per hour for 12 minutes and then at a speed of 40 km per hour for next 18 minutes. Total distance covered by bus during this time is, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ज़रा ध्यान दीजिएगा। एक बस है, ट्रैवल कर रही है, स्पीड दे रखी है 50 किलोमीटर पर आवर की और 12 मिनट के लिए वो चलती है। फिर अगले 18 मिनट के लिए वो किस स्पीड के साथ चलती है, 40 किलोमीटर पर आवर। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस जर्नी के दौरान, इस टाइम पीरियड के दौरान उसने कितनी डिस्टेंस कवर की वो बतानी है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले आपको देखना जरूरी है कि क्या यूनिट्स सेम है। अगर नहीं है तो उन्हें सेम करेंगे। मतलब अगर 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड दे रखी, पर आवर है घंटे में, ठीक है, लेकिन टाइम दे रखा है आपको मिनट में, तो मिनट को आवर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। हमें निकालनी है डिस्टेंस, ठीक है। हम पहले जो 50 किलोमीटर पर आवर 12 मिनट्स के लिए इसकी जो डिस्टेंस निकालेंगे उसे कहते हैं d1, ठीक है। तो d1 जो है दैट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। फाइन, स्पीड कितनी दी हुई है 50 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना दिया हुआ है 12 मिनट्स। अब मैंने कहा है जैसे कि यूनिट को हमने सेम करना है, तो 12 मिनट्स को हम आवर में कन्वर्ट करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये आर बन गए हैं। फाइन, तो अब इसको जरा सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो ये जो यहाँ से डिस्टेंस d1 निकल के आती है दैट इज 10 किलोमीटर्स हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब कह रहा है कि नेक्स्ट 18 मिनट्स के लिए वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली, तो नेक्स्ट जो डिस्टेंस है उसको मैंने d2 नाम दिया। अब जो d2 है दैट इज अगेन इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सिंपली क्या करेंगे, स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर, इनटू में टाइम जो है 18 मिनट्स है, 18 मिनट्स को अगेन आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 18 डिवाइडेड बाय 60 ये आवर्स, ठीक है। तो ज़रा इसको सॉल्व कीजिएगा। 0 से 0 कैंसिल होगी, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18, 6 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 12। तो इसका जो है 12 किलोमीटर हो गया। फाइन, अब कह रहे हैं कि टोटल डिस्टेंस बतानी है। टोटल डिस्टेंस क्या होगी, टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू d1 प्लस d2 दैट इज सिंपली इक्वल टू 10 किलोमीटर्स प्लस 12 किलोमीटर दैट इज इक्वल टू 22 किलोमीटर्स, ठीक है। तो ये आपके डिस्टेंस आ गई। अब अपने ऑप्शंस चेक कर लीजिए। तो आपको दिख रहा है ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट है, दैट इज 22 किलोमीटर, ठीक है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द क्वेश्चन नंबर 75 इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है। इनमें से कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो फाइंड आउट करना है हमें। सीटेट दिसंबर 2019 में पूछा जा चुका है। तो जो पहला ऑप्शन है क्या कह रहा है, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ केरोसिन इज मोर देन दैट ऑफ कोल। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल इज मोर देन दैट ऑफ वुड। Calorific value of biogas is more than that of LPG and calorific value of CNG is more than that of diesel, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कैलोरीफिक वैल्यू की। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, इट इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन वन
किलोग्राम ऑफ फ्यूल इज कंप्लीटली बर्न्ड विद एयर, ठीक है, मतलब कंबस्शन कर दिया है, कंप्लीट कंबस्शन कर दिया है 1 किलोग्राम फ्यूल का, तो उसके बाद जो एनर्जी निकल के आती है, जो हीट प्रोड्यूस होती है एक्चुअली, वो होती है कैलोरीफिक वैल्यू, और इसको मेज़र किया जाता है, इसकी जो यूनिट होती है दैट इज़ किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट आपको दे रखे हैं, जैसे कि कैरोसिन है, कोल है, बायोगैस है, ठीक है, एलपीजी है, सीएनजी है, तो हमें पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि इनकी कैलोरीफिक वैल्यू की एक्चुअल रेंज क्या होती है। तो मैंने एक नीचे टेबल लिखी हुई है, इस टेबल की तरफ ज़रा ध्यान दीजिएगा। एलपीजी की जो कैलोरीफिक वैल्यू है दैट इज़ 55,000, ठीक है, कैरोसिन की 45,000, कोल की 25,000 से 33,000 के बीच में, वुड की 17,000 से 22,000 के बीच में, डीजल की 45,000, ठीक है, बायोगैस जो है उसकी 35,000 से 40,000 के बीच में, और जो सीएनजी है उसकी 50,000। फाइन, तो ये क्या है, सारी की सारी किलो जूल पर किलोग्राम में कैलोरीफिक वैल्यू है। अब यहीं से हम पता लगा पाएंगे कि किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। तो पहले ऑप्शन में कह रहा है कि कैरोसिन की ज़्यादा है कोल से, तो कैरोसिन है यहाँ पे आपका लाई करता है ये रहा 45,000, क्या ये 25,000 से 33,000 के बीच में जो भी वैल्यू है उससे ज़्यादा है? देखिए, तो कैरोसिन ज़्यादा है ऑब्वियसली, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो कैरोसिन की जो कैलोरीफिक वैल्यू है कोल की कैलोरीफिक वैल्यू से ज़्यादा है। अब देखो कोल और वुड में कंपैरिजन करना है, कोल ये रहा आपका, वुड ये रहा, तो कोल की जो है वो वुड से ज़्यादा है, कोल की जो वैल्यू है वो वुड से ज़्यादा है, ये भी करेक्ट है। फाइन, थर्ड कह रहा है द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बायोगैस इज़ मोर देन दैट ऑफ एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस से ज़्यादा है वैल्यू से बायोगैस की। तो बायोगैस आपकी है ये रही 35,000 से 40,000, ठीक है, और एलपीजी है 55,000। जी बिल्कुल गलत है, क्योंकि एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो ज़्यादा है बायोगैस से, बायोगैस की ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। और हमसे पूछी क्या गई है, इनकरेक्ट, तो करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड हो गया। फोर्थ भी देख लेते हैं, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सीएनजी इज मोर देन दैट ऑफ डीजल। सीएनजी की कैलोरीफिक वैल्यू है ये रही 50,000 और डीजल की है यहाँ पे 45,000, तो 50,000 इज ऑब्वियसली मोर देन 45,000, तो सीएनजी की डीजल से ज़्यादा है। तो सिंपली जो आंसर यहाँ पे हमारा करेक्ट है दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, दैट इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बायोगैस इज मोर देन दैट ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये गलत है, ठीक है। तो सीटेट दिसंबर 2019 में पूछा जा चुका है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू नेचर ऑफ साइंस। इसमें पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है या कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो साइंस की नेचर के हिसाब से ट्रू नहीं है। तो जो सबसे पहला आता है आपका वो क्या कह रहा है, साइंस इज एन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग। पहली बात वो कह रहा है कि साइंस एक ऐसा एरिया है जो कि इंटरडिसिप्लिनरी है। इसका क्या मतलब है, जरा समझ लीजिए। इसका मतलब ये है कि साइंस दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है, जब मेल खाए दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ, उसको कनेक्ट किया जाए, लिंक किया जाए, तब होता है इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग। और जो कि साइंस है, फॉर एग्जांपल मान लो आप एक बच्चे को नॉवल देते हो पढ़ने के लिए, और वो नॉवल क्या है, इंग्लिश का नॉवल है, लिटरेचर का, लेकिन साइंस फिक्शन के ऊपर बेस्ड है। साइंस की किसी टॉपिक की फिक्शन जो है वो उठा के उसके अंदर डाल रखी है। तो उस चीज़ में क्या होगा, बच्चा साथ साथ लिटरेचर भी सीख रहा है, इंग्लिश भी सीख रहा है, और साथ में अगर आप कहोगे तो उसके पीछे साइंस भी एक्सप्लोर करेगा कि कौन सा ऐसा पॉइंट है साइंस का जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है, कौन सा कंसेप्ट, कौन सी कॉग्निशन यहाँ पे साइंस की यूज़ हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इंग्लिश और साइंस आपस में इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज हो गए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब साइंस जो है वो ऑब्वियसली है ये, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है, साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव। टेंटेटिव का मतलब होता है अस्थायी। इसमें कह रहा है कि साइंस जो है वो कभी भी परमानेंट नहीं होती, ये हमेशा अस्थायी होती है, टेंटेटिव होती है। मान लीजिए आज आपके पास पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, कल को साइंटिस्ट और डिस्कवर कर रहे हैं, खोज रहे हैं, कुछ और एलिमेंट्स आएंगे तो वो क्या करेंगे, इस पीरियोडिक टेबल में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कुछ और इसके अंदर हमारी मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है और एलिमेंट्स के साथ अपडेट हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, ये एक टेंटेटिव है, मतलब ये परमानेंट तो नहीं है, कुछ ना कुछ चेंजेस होते जा रहे हैं। मान लो कोई नई खोज होती है, कोई नया कंसेप्ट आता है किसी चीज़ से रिलेटेड, तो क्या हो जाता है, वो अपडेट हो जाता है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे बता रहा है कि साइंस जो है उसकी जो नेचर होती है वो टेंटेटिव है। ये भी बात बिल्कुल सही है साइंस की नेचर के हिसाब से। अगला पॉइंट कह रहे हैं साइंस प्रमोट्स स्केप्टिसिज्म। देखिए ये वर्ड है स्केप्टिसिज्म, ये आपको साइंस की पेडागोजी में बहुत बार मिलेगा। इसका हिंदी में मतलब होता है संदेहवाद।
क्या साइंस संदेहवाद पैदा करती है? जी हाँ, क्योंकि साइंस क्या है, ये कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट्स है, कंसेप्ट की फॉर्मेशन है, ठीक है, कॉग्निटिव है, संज्ञानात्मक जो हमारे दिमाग में डेवलपमेंट है, साइंस वो है। तो जहाँ पे कंसेप्ट्स आएंगे वहाँ पे डाउट तो होंगे कि ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, अगर इसकी जगह मैं ये रख देता तो क्या होता। मतलब क्या, एक बच्चा जब साइंस पढ़ रहा है तो उसका माइंड फुल ऑफ डाउट्स होता है, नो डाउट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये स्केप्टिसिज्म को प्रमोट करती है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल ट्रू है। पहली तीन बिल्कुल सही हो गई। आप फोर्थ वाली देखें तो क्या कह रहे हैं, साइंस इज इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ फैक्ट्स। क्या साइंस सिर्फ सेट ऑफ फैक्ट्स, मतलब कुछ फैक्ट्स के सेट के इक्विवेलेंट है? ऐसा नहीं है। सिर्फ फैक्ट और फैक्टेशन साइंस नहीं हो सकता, बल्कि जो साइंस है वो क्रिएटिव एंडीवर है। इसका मतलब क्या है कि ये एक तरह की क्रिएटिव नॉलेज है, एक तरह की कॉग्निशन है, ठीक है, कॉग्निटिव नॉलेज है, कंसेप्ट की फॉर्मेशन हो रही है। तो साइंस सिर्फ कुछ दिए हुए यूनिवर्सल फैक्ट्स नहीं है, बल्कि एक तरह की अंडरस्टैंडिंग है, माइंड की अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो ये वाला पॉइंट आपका आता है वो साइंस के नेचर के हिसाब से होल्ड नहीं करता, ट्रू नहीं है। इसका मतलब जो आपका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ। क्या और क्या दे रखा है कि नॉट ट्रू, ट्रू कौन सी स्टेटमेंट नहीं है, फोर्थ वाली। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ हियर, ठीक है। सीटेट दिसंबर 2019 में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो द क्वेश्चन नंबर 77 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, सीटेट दिसंबर 2019। क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्लेन मिरर से रिलेटेड कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है, कौन सी ट्रू है कौन सी नहीं है, ठीक है। सेट नीचे बना रखा है ऑप्शंस का, तो हमें इनमें से चूज करना है। देखिए एक ही पेपर के अंदर 30 क्वेश्चन के एक पेपर के अंदर 2 क्वेश्चंस प्लेन मिरर से पूछे जा चुके हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और प्लेन मिरर से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि इमेज इज इरेक्ट, सेकेंड है इमेज इज रियल, थर्ड है इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड और फोर्थ है इमेज साइज इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए जो प्लेन मिरर आपका होता है इसके अंदर जो इमेज बनती है वो हमेशा इरेक्ट एंड वर्चुअल, ठीक है। इरेक्ट और वर्चुअल बनेगी। इरेक्ट का मतलब है सीधी खड़ी हुई, ठीक है। वर्चुअल का मतलब है जो कि स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन ना की जा सके, ठीक है। तो हमें पता है कि जो इरेक्ट है वही वर्चुअल हो सकती है, वर्चुअल इरेक्ट हो सकती है, ठीक है। यही दोनों पॉइंट। अब जो रियल है वो हमेशा इन्वर्टेड होगी, ठीक है। वर्चुअल इरेक्ट होगी और जो रियल है वो इन्वर्टेड होगी, लेकिन जो प्लेन मिरर है वो रियल इमेज नहीं देता, ठीक है। तो प्लेन मिरर का पहला पॉइंट है कि ये जो इमेज देगा वो होगी इरेक्ट एंड वर्चुअल। सेकेंड पॉइंट है सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ना छोटी ना बड़ी, जैसा ऑब्जेक्ट है उसी के इक्वल साइज की जो है इमेज बनेगी। थर्ड पॉइंट कह रहे हैं क्या आता है इसके अंदर कि जितनी डिस्टेंस हमारे और मिरर के बीच में है उतनी ही डिस्टेंस मिरर और आपकी जो इमेज बनी है उसके बीच में होगी, ठीक है, ठीक है। और जो चौथी बात आती है इसके अंदर जो इमेज बनती है वो होती है लिटरली इन्वर्टेड। लिटरल इन्वर्जन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि अगर मान लो मैं खड़ी हूँ मिरर के आगे, प्लेन मिरर के आगे, और मैंने अपना राइट हैंड ऊपर किया हुआ है, तो जो मेरी इमेज बनेगी उस इमेज का लेफ्ट हैंड आपको ऊपर हुआ दिखाई देगा। तो जो राइट है वो लेफ्ट की तरह अपीयर करता है और जो लेफ्ट होता है वो राइट अपीयर करता है, ठीक है। इसी चीज को हम कहते हैं लिटरल इन्वर्जन। लेफ्ट का राइट अपीयर होना और जो राइट है, ठीक है, उसका लेफ्ट अपीयर होना, इसी को कहते हैं लिटरल इन्वर्जन। अगर आपको ये पॉइंट्स क्लियर हैं तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं। तो हम जरा देख लेते हैं, इमेज इरेक्ट होती है? जी हाँ बिल्कुल होती है प्लेन मिरर में। क्या इमेज रियल होती है? देखिए इरेक्ट होगी तो वर्चुअल होगी, रियल नहीं होगी, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। लिटरली इन्वर्टेड होती है? जी हाँ लिटरली इन्वर्टेड भी होती है, ठीक है, राइट लेफ्ट में, लेफ्ट राइट में। और से इमेज साइज इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, कि जो मैं खड़ी हूँ मिरर के आगे तो जितनी मेरी हाइट है उतनी ही मेरी इमेज की हाइट होगी, ठीक है। तो ये भी आपका पॉइंट क्लियर सही है। तो अब इसमें देख लेते हैं ए, सी एंड डी। अपने ऑप्शंस में देखिए ए, सी एंड डी जो है वो सेकंड ऑप्शन है, तो जो ये वाला है आपका ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो सीटेट दिसंबर 2019 में पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 78 इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट मैचिंग ऑर्डर
इसमें पूछा गया है कि कौन सा ऐसा है जो करेक्ट मैचिंग ऑर्डर बता रहा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो हम देख लेते हैं क्या क्या है इसके अंदर। सबसे पहला जो है ABCD, क्या कह रहा है? एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड एंड एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। और जो 4 ऑप्शन साइड में सामने दिए गए हैं उसमें है कर्ड, स्पिनच, सिट्रस फ्रूट, विनेगर। कर्ड जो दही है, स्पिनच पालक को कहते हैं, सिट्रस फ्रूट जो होते हैं वो नींबू रस वाली जो कैटेगरी है वो, और जो 4th वाला है विनेगर जिसे कहते हैं सिरका, ठीक है। अब इनमें कौन कौन से ये एसिड प्रेजेंट हैं वो हमें देखना है। तो सबसे पहले सबसे सिंपल देखते हैं, कर्ड हमें पता ही है, कर्ड के अंदर कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड होता है, तो हम इसको यहाँ से मैच कर देते हैं। इसका मतलब जो हमारा B है वो जा रहा है 1 के साथ, ठीक है, सिंपल। अब देखते हैं जो स्पिनच है, स्पिनच के अंदर हमेशा मिलेगा आपको ऑक्सैलिक एसिड, तो सेकंड C के साथ, तो C के साथ कौन सा जा रहा है? सेकंड, ठीक है। अब देखिए जो विनेगर होता है सिरका, उसके अंदर हमेशा प्रेजेंट होता है एसिटिक एसिड, तो इसका मतलब A जा रहा है हमारा 4th वाले के साथ। और लास्ट में जो आपका क्या बचा? सिट्रस फ्रूट, इसके अंदर हमेशा प्रेजेंट होते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, तो 3rd वाला जा रहा है आपका D के साथ। तो हम देख सकते हैं ABCD, तो यहाँ पे हमारे पास ABCD, तो A के साथ आ रहा है 4th, ठीक है। C ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, A के साथ 4, B के साथ 1, ठीक है, C के साथ 2 एंड D के साथ 3, फाइन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज। और देखिए अगर आपको कुछ भी नहीं पता इसमें, सिंपल आपको पता है कि कर्ड के अंदर तो हमेशा लैक्टिक एसिड होता ही है, तो कर्ड जो है फर्स्ट वाला वो जा रहा है आपका B के साथ, तो B की कैटेगरी में देख लीजिए 1 जो है सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर लाइक करता है जो कि है 3rd वाला, तो आप सिंपली 3rd C टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा डीप डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन से फ्रूट के अंदर किस तरह का एसिड प्रेजेंट होता है, किस कर्ड के अंदर, स्पिनच के अंदर, ये सब में किस तरह के एसिड्स हैं। तो ये जो लिस्ट है ये आपको याद रखनी पड़ेगी CTET के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो द क्वेश्चन नंबर 79 इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन असेंडिंग ऑर्डर एज पर साइज ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स या कणों के साइज के हिसाब से हमें देखना है कौन सा इनमें से ऐसा है जो असेंडिंग ऑर्डर बताया था। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? चढ़ता क्रम। चढ़ता क्रम मतलब छोटे से बड़े की तरफ हमें मूव करना है, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है? रॉक, क्ले, सैंड, ग्रेवल, सिल्ट, ठीक है, ये आपको दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम पहले इनको देख लेते हैं हिंदी में क्या कहते हैं। सबसे छोटे जो साइज का होता है इनमें, साथ साथ हम ये भी देखते चलेंगे। सबसे जो छोटा होता है दैट इज क्ले, बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं मृतिका, ठीक है। तो सबसे छोटा ये हो गया। उसके बाद आता है, नीचे की तरफ जा रही हूं मैं, बढ़ता हुआ साइज की तरह देख रहे हैं। सबसे छोटा हो गया क्ले, क्ले के बाद आता है सिल्ट, सिल्ट को हिंदी में कहते हैं गाद, गारा, ठीक है। क्ले के बाद सिल्ट आता है, सिल्ट के बाद आती है सैंड, सैंड को हम कहते हैं बालू, रेत, रेत लिख दीजिए आप, ठीक है। अब सैंड के बाद आता है ग्रेवल, ग्रेवल को हिंदी में कहते हैं बजरी, और उसके बाद आती है चट्टान, रॉक, ठीक है। तो आपको ये तो पता ही है कि जो चट्टान है वो सबसे बड़ी है और सबसे बड़ी वाली चीज एंड में आएगी। तो यहां से देख लीजिए पहला ऑप्शन तो बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया, ठीक है, और जो लास्ट वाला ये दो ऑप्शन कट चुके हैं। तो आपका जो सही होगा वो किसके बीच में होगा? सेकंड या थर्ड के बीच में, ठीक है। अब सेकंड और थर्ड को ध्यान से देखें तो देखो लास्ट के 3 देखो, सैंड, ग्रेवल और रॉक, सैंड, ग्रेवल और रॉक, ये दोनों में सेम है। जहां पे मेजर डिफरेंस, जहां पे कंफ्यूजन आती है वो 2 ही चीज यहाँ पे है, क्ले और सिल्ट के अंदर हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन रहते हैं। तो क्ले और सिल्ट में हमें ये बात पता होनी चाहिए, जो सिल्ट होता है ना, ठीक है, जिसे हम गाद या गारा कहते हैं, वो हमेशा किसके बीच में आएगा? क्ले और सैंड के बीच में आएगा, ठीक है, क्ले और सैंड के बीच में आने वाला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सेकंड वन, कि सबसे छोटी क्ले है मृतिका, ठीक है, फिर सिल्ट, फिर सैंड, फिर ग्रेवल एंड देन एट लास्ट रॉक, फाइन। तो ये वाला इसका जो ऑप्शन है करेक्ट है, दैट इज सेकंड वन। सीटेट दिसंबर 2019 में पूछा जा चुका है। तो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 80 इज अ पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, ठीक है, ऑसिलेट्स 30 टाइम्स इन 3 सेकंड्स, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स अमंग द फॉलोइंग, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि एक सिंपल पेंडुलम है, वो 30 बार ऑसिलेट करता है 3 सेकंड्स के अंदर, 3 सेकंड के अंदर 30 बार, ठीक है। मतलब क्या है कि ये देखिए, ये आपका पेंडुलम है, ठीक है, आपने क्लॉक्स के अंदर देखा होगा, वॉल क्लॉक्स के अंदर नीचे पेंडुलम्स आते हैं, ठीक है। एक बार वो इस तरफ जाता है,
और एक बार वो इस तरफ जाता है। इसको थोड़ा क्लियर बना देते हैं। तो ये दोनों क्या है, इसकी एक्सट्रीम पोजीशन से, ये इसकी मीन पोजीशन है। दिस इज मीन पोजीशन एंड दिस इज एक्सट्रीम। ठीक है, अब इसने कहा है कि 3 सेकंड के अंदर ये 30 बार ऑसिलेट करता है। ठीक है, तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। करेक्ट स्टेटमेंट में क्या है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बारे में बात की हुई है। तो हम जरा निकाल ही लेते हैं फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या है, फिर हम स्टेटमेंट देख लेंगे कौन सी करेक्ट है। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। तो जरा डेफिनेशन के थ्रू अगर हम करें इस चीज को कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन 1 सेकंड में जितने बार ऑसिलेट कर रहा है पेंडुलम, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। सेकंड में पर सेकंड, तो फ्रीक्वेंसी किस में आएगी, हर्ट्ज में आएगी, HZ से, जिसे हम डिनोट करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 30 बार ऑसिलेट कर रहा है 3 सेकंड में, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने, 30, और टाइम इतना 3 सेकंड। तो देखिए 30 टाइम्स कितने में, 3 सेकंड के अंदर। तो अगर हमें 1 सेकंड में देखना हो, क्योंकि हमें पर सेकंड की बात कर रहे हैं ना फ्रीक्वेंसी में, तो फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, तो 1 सेकंड में अगर आपको देखना है तो क्या होगा, 1 सेकंड के अंदर 10 टाइम्स हो जाएगा। वेरी सिंपल। क्यों, 3 सेकंड में अगर 30 बार कर रहा है तो 1 सेकंड में 10 बार ही तो करेगा ना, तो 1 सेकंड में 10 टाइम्स आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन 10 टाइम 1 सेकंड, दैट इज इक्वल टू 10 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 10 हर्ट्ज। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे इसका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। ये जो भी फ्रीक्वेंसी आई है उसको रिवर्स कर देंगे, 1 के डिवाइड में ले जाएंगे, तो 1 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 10 हर्ट्ज निकल के आई है ना, तो 1 अपॉन 10 कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 0.1 क्या, सेकंड। ठीक है, जहां हर्ट्ज की बात होगी वहां हम टाइम को सेकंड में लेंगे, और जहां टाइम सेकंड में होगा वहां फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होगी। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, तो अब यहां से हम देख पा रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी निकल के आई है 10 हर्ट्ज और टाइम पीरियड निकल के आया है 0.1 सेकंड। जरा स्टेटमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। पहली स्टेटमेंट कह रही है इट्स टाइम पीरियड इज 10 सेकंड। नो, टाइम पीरियड इज 0.1 सेकंड। अब 0.1 सेकंड सेकंड स्टेटमेंट में आ रहा है, तो सेकंड आपकी ट्रू होगी। टाइम पीरियड है 0.1 सेकंड और फ्रीक्वेंसी है 10 हर्ट्ज। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन जो करेक्ट है दैट इज सेकंड वन, और किसी को देखने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है, 2 फॉर्मूले, फ्रीक्वेंसी के नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड और टाइम पीरियड के 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। इट्स वेरी सिंपल। फाइन, सीटेट दिसंबर 2019 में पूछा जा चुका है। कई बार आपको क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी दे दी जाती है, टाइम निकालना होता है, कई बार टाइम दे दिया जाता है, फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। हर बार ये क्वेश्चन आता है सीटेट में, हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड पे। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा इस पे। तो कैसा लगा आपको आज का ये सेशन? अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं जल्द से जल्द उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। साथ साथ आप मेरे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं, इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। सीटेट प्लेलिस्ट का लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।